साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। साथियों, प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1996 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। साथियों, इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमारी आगामी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं साथियों इस वीडियो का पहला प्रश्न। संप्रभु और संप्रभुता शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? साथियों, संप्रभु और संप्रभुता शब्दों का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच विद्ववेत्ताओं ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? स्थायित्व संप्रभुता का लक्षण है, अद्वैतता संप्रभुता के लक्षण है, निरंकुशता संप्रभुता का लक्षण है। साथियों, विभाज्यता बहुलवाद का लक्षण है, संप्रभुता का लक्षण नहीं है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को निम्न नाम से जाना जाता है। साथियों, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को वैधानिक संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे वैधानिक या कानूनी संप्रभुता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ऑस्टिन की लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधान शास्त्र विज्ञान 1832 में प्रकाशित हुई थी। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का अर्थ है कि साथियों, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का अर्थ है कि संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। निम्न में से कौन बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? साथियों, हाब्स एकलवादी सिद्धांत या निरंकुश संप्रभुता के समर्थक हैं, वो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। जबकि जीडीएच कोल, ऑटो वन गियरके, लास्की ये सभी बहुलवादी विचारक हैं। ऑटो वन गियरके को जो है बहुलवाद का पिता माना जाता है। निम्न में से किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? साथियों, बहुलवादी विचारक मानते हैं कि जो है संप्रभुता विभाजित होती है। वो राज्य को अन्य संघों के समान मानते हैं तथा राज्य की शक्ति को अन्य संघों में समान रूप से वितरण करने में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि राज्य की संप्रभु शक्ति विभाजित व सापेक्ष होती है। प्रमुख बहुलवादी विचारक लास्की, बारकर, क्रैब, ऑटो वन गियरके और मैटलैंड हैं। यह किसने प्रतिपादित किया है कि संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है? साथियों, प्रमुख विधिवेत्ता ऑस्टिन ने किया था और ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत में कहा था कि संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो ने किया था। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किस प्रकार किया? साथियों, युद्ध की अवस्था के रूप में हाब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में दो अनुबंधों की ओर किसने संकेत किया? साथियों, प्रमुख समझौतावादी विचारक लॉक ने अपने समझौता सिद्धांत में दो प्रकार के समझौतों की बात कहा है। उसके अनुसार एक अनुबंध में व्यक्ति एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं तथा दूसरा अनुबंध संप्रभु और नागरिक समाज के बीच होता है। 11वां प्रश्न, विकासवादी सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? साथियों, विकासवादी सिद्धांत क्रमिक विकास पर आधारित है। विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल देता है। पहला यह कि राज्य निर्मित नहीं हुआ है बल्कि विकास का फल है तथा दूसरे, राज्य के विकास में एक नहीं अपित अनेक घटकों ने भूमिका निभाई है। इन दो तत्वों पर बल देता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना? साथियों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है और ये रचना उसने 1762 में लिखी थी और इसी में उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 13वां प्रश्न, निम्न विचारकों में से पितृसत्तात्मक का समर्थन कौन था? तो साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक सर हेनरी मैन हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त डुगवी भी जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। निम्न विचारकों में से मातृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन कौन है? तो साथियों,
विकासात्मक सिद्धांत के समर्थन मॉर्गन, मैकमिलन और जेंक्स हैं। राज्य का लोप हो जाएगा, यह किसने कहा था साथियों? ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवादी के विचार में कहा था कि अंततः राज्य का लोप हो जाएगा। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार राज्य क्या है साथियों? मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार राज्य शोषणकर्ताओं की कार्यकारिणी है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है और एक वर्ग संगठन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया था। एंगल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दलन के लिए एक यंत्र मात्र है। साथियों यह कोटेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा गया है पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति के रूप में राज्य को मार्क्स ने अपनी किस कृति में कहा है? तो साथियों याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति के रूप में बताया है। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। इस मत के प्रतिपादक कौन है साथियों? इस मत के प्रतिपादक व्यक्तिवादी विचारक हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और उनके अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। निम्न में से अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो साथियों व्यक्तिवाद ने अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किया है। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की धारणा किसकी? साथियों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि सभी को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान किया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य को किनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए? साथियों लोक कल्याणकारी राज्य को बिना किसी भेदभाव की सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को निम्न कार्य करने चाहिए। तो साथियों समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को अधिकतम कार्य करने चाहिए। समाजवादी सभी क्षेत्रों में उद्योग, कृषि आदि के राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है कि अधिकतम संभव कार्य करने चाहिए। निम्न में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? तो साथियों अभी मैंने बताया था कि व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उन वस्तुओं को उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने के योग्य है। उपयुक्त परिभाषा आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन की है। स्वतंत्रता की परिभाषा को सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो कि करने योग्य तथा उपभोग करने योग्य है। समानता को परिभाषित किया जा सकता है साथियों भेदभाव की समाप्ति के रूप में समानता को परिभाषित किया जा सकता है। न्याय की मूल अवधारणा की प्रकृति कैसी है? साथियों जो न्याय की मूल अवधारणा है उसकी प्रकृति सामाजिक है। यह किसने कहा कि प्रत्येक राज्य का चरित्र उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी यह व्यवस्था करते हैं? साथियों यह कथन हेराल्ड लास्की का है। लास्की अपनी अधिकार विषयक धारणा का प्रतिपादन इस वाक्य के साथ करते हैं कि एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न, जबकि रूसो ने नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन सामान्य इच्छा के आधार पर किया है तो कांट उसका समर्थन नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर करते हैं। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। तो साथियों लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग लेती है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी चलन में है, लेकिन दूसरी जो शासन प्रणाली है वो अधिकांश देशों ने अपनाई है। अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था होती इसमें जनता स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता में भाग लेते हैं, जैसे भारत और अमेरिका। निम्न में से कौन अभिजात तंत्र को लोकतंत्र से श्रेष्ठतर शासन का स्वरूप मानता है? साथियों अरस्तु एक अभिजातवादी विचारक है और उसने लोकतंत्र से श्रेष्ठतर अभिजात तंत्र को माना है। अल्पमतों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रणाली कौन सी है? साथियों एकल संक्रमणी मत प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। हेयर पद्धति में प्रत्येक मतदाता को कितने मत प्राप्त होते हैं? साथियों हेयर पद्धति में प्रत्येक मतदाता को केवल एक मत प्राप्त होते हैं।
खेर प्रणाली, यह है पद्धति जो है पुस्तक इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार बड़े बड़े आकारों के निर्वाचन क्षेत्रों से 3, 4 या 5 इससे अधिक उम्मीदवारों का चुनाव होना चाहिए। केवल वे उम्मीदवार निर्वाचित समझे जाएंगे जिन्हें अपेक्षाकृत पूर्ण बहुमत का ही सर्वप्रथम मत प्राप्त न हो, वरन जिन्हें मतदाताओं की उस निश्चित संख्या का भी समर्थन प्राप्त हो जो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या को कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग देकर निकाली गई हो। समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्य की जो धारणाएं होती हैं उन्हीं के योग को साधारणतः लोकमत कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा लोकमत के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने दी है। लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा क्या है? समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्य की जो धारणाएं होती हैं उन्हीं के योग को साधारणतः लोकमत कहते हैं। निम्न में से किसमें शासन और शासन दल की आलोचना का अधिकार नहीं है? साथ ही मार्क्सवादी लोकतंत्र में शासन और शासन दल की आलोचना का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक वास्तविक रूप से स्वतंत्र प्रेस निम्न के लिए उपयोगी होता है। तो साथियों ये उपयोगी होता है शासन, विरोधी दलों और जनता, तीनों के लिए ही ये स्वतंत्र प्रेस उपयोगी होता है। द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति में प्राप्त होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है साथियों? द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य में पाई जाती है। किसने कहा कि दबाव गुटों ने तृतीय सदन का नाम प्राप्त कर लिया? तो साथियों हरमन फाइनर ने कहा था या S.E. फाइनर ने कहा था कि दबाव समूह ने तृतीय सदन का नाम प्राप्त कर लिया है। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है। साथियों ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजी मोर का है और उनकी पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। इसमें उन्होंने कहा था कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है। निम्न में से उपयोगितावाद का समर्थक है? साथियों उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक के समर्थक हैं वो बेंथम है। बाद में इसको संशोधित रूप में J.S. मिल ने आगे बढ़ाया था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अपने राज्य संबंधी व्याख्या में हेगल ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। राज्य के कार्यों के संबंध में ग्रीन मानते हैं कि राज्य का जो कार्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आने वाले बाधाओं को हटाना है। निम्न में से कौन राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते? साथ ही मार्क्सवादी विचारक राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी विचारक था? तो साथियों T.H. ग्रीन सकारात्मक उदारवादी विचारक था। एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है? साथियों एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है जिसके विचार आप व्यवहारिक हों। मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। उपर्युक्त कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस बात का प्रतिपादन किया है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है और क्योंकि संपूर्ण विश्व के मजदूरों को शोषक वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है तथा उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। कार्ल मार्क्स कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियों को खोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है परंतु पाने के लिए संपूर्ण संसार है। साथियों कार्ल मार्क्स ने अपनी इसी कृति में राज्य को पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति के रूप में भी व्याख्यायित किया था। और यह भी याद रखिए कि मजदूरों का कोई देश नहीं, यह कथन भी कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रतिपादित किया था। लेनिन के अनुसार क्रांति। साथियों लेनिन के अनुसार क्रांति निम्नतर से उच्चतर की ओर विरोधाभासों से पूर्ण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। विकल्प बी बिल्कुल सही है। फांसीवाद का कहाँ उत्पन्न हुआ? साथियों अत्यंत सरल प्रश्न है और बहुत परीक्षा में पूछा गया। फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था और इसका प्रमुख नेता मुसोलिनी था, जबकि नाजीवाद का जन्म जर्मनी में हुआ था और इसका प्रमुख जो नेता था वो हिटलर था। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साथियों बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आदर्शवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? साथियों आदर्शवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी ने लिखी? साथियों आइए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
आपकी यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, गीता रहेश तिलक की पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की कृति है। आइए देखते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न। संवैधानिक सरकार का अर्थ है। साथ ही संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार, क्योंकि संवैधानिक सरकार व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। यह राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा सीमित शासन के सिद्धांतों को समाहित करती है। इसे विभाजित शक्तियों का समरूपी माना जा सकता है। निम्न में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? साथियों, विधि का शासन, सीमित शासन, शक्तियों का पृथक्करण, ये सभी संविधानवाद की विशेषताएं हैं। निम्न में से किस देश का संविधान विकसित है? साथियों, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, जबकि भारत का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और सोवियत संघ के संविधान ये सभी निर्मित संविधान है, क्योंकि इन्हें एक समय विशेष में निर्मित किया गया है। निम्न में से किस देश का संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। निम्न में से कौन सा लचीले संविधान का गुण नहीं है? साथियों, यह देश को रक्तपूर्ण क्रांति से बचाता है, यह इसका गुण है। यह बदलते समय के साथ अनुकूलता रख सकता है, यह भी लचीले संविधान का गुण है। यह अपरिवर्तनशील है, यह इसका गुण है, क्योंकि लचीला संविधान समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यह सरलता से जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बदल सकता है, तो यह सही है। तो विकल्प सी हमारा आंसर है। निम्न देशों में से किसने आधुनिक संवैधानिक शासन के विकास में नेतृत्व प्रदान किया? तो साथियों, संवैधानिक शासन के विकास में नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रदान किया है। संसदीय शासन का अर्थ है। साथियों, संसदीय शासन एक ऐसा शासन है जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों में वर्गीकरण का आधार क्या है? साथियों, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के वर्गीकरण का आधार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होना है। शासन की संसदात्मक पद्धति निम्न में से कहाँ स्थापित हुई? साथियों, संसदात्मक शासन पद्धति का जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था, जबकि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्यक्ष व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, यह सही है। जब चाहे व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है, यह गलत है। जब दोनों सदनों में मतभेद हो तो व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है, यह भी गलत है। निर्वाचन के 2 वर्ष बाद व्यवस्था को भंग कर सकता है। साथियों, यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। यदि जवाबदेही संसदात्मक शासन का मुख्य लक्षण है तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य लक्षण क्या है? साथियों, स्थायित्व। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल या अध्यक्ष का कार्यकाल स्थायी होता है, तो स्थायित्व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण है। निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? साथियों, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लिखित संविधान की शासन प्रणाली में आवश्यक है। साथियों, संघात्मक शासन में लिखित संविधान आवश्यक है। शासकों का एकात्मक और संघात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? साथियों, केंद्र और उसकी इकाइयों में संविधान द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के आधार पर एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में वर्गीकरण किया जाता है। एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता निम्न में रहती है, तो साथियों एकात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार में रहती है। फेडरलिज्म यानी संघवाद शब्द लैटिन शब्द फोर्डम से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक संधि या समझौता। एक्चुअली में संघवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरलिज्म लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ उस भाषा में संधि या समझौता होता है।
निम्न में से किस एक तत्व ने संघात्मक देशों में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया? साथियों, क्षेत्रीयता ने केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि युद्ध, आर्थिक मंदी और लगातार बढ़ती सामाजिक सेवाएं, इन सभी ने संघात्मक देशों में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न स्थानीय सुशासन से है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं? तो साथ ही शांति और व्यवस्था की स्थापना ये स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला कौन सी है? साथ ही स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला है। अर्वाचीन समय में स्थानीय शासन पर राज्य का नियंत्रण पर्याप्त रूप से कम हो गया है। निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शक्ति की गौरवोक्ति थी कि उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? साथियों, यह उक्त ब्रिटेन के साम्राज्य के विषय में थी। ऐसा इसलिए था कि ब्रिटेन एकमात्र ऐसी शक्ति थी जिसने दुनिया के लगभग सभी कोनों में अपने शासन की स्थापना की थी, और द्वितीय विश्व युद्ध तक के पहले ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति माना जाता था। यह माना जाता था कि यदि एक उपनिवेश में इसका सूर्यास्त होता था, दूसरे में सूर्यास्त मतलब दिन रहता था, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। इंग्लैंड के सम्राट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन औपचारिक रूप से निम्न के अंतर ग्रहण किया है। तो साथियों, ग्रहण किया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1958 के अंतर्गत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने अपने संपत्ति का बहाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था? साथियों, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, और यह कृति 1901 में लिखी गई थी। होम रूल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? साथियों, भारत में होम रूल आंदोलन का आरंभ श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। श्रीमती एनी बेसेंट अंग्रेज महिला, इनका जन्म 1847 में लंदन में हुआ था, और 1889 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में सम्मिलित हुई, और 1893 में भारत में बस गई। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। भारतीय राजनीति का प्रयोग 1914 में हुआ। लंदन में एक होम रूल लीग बनाई। भारत वापस आकर उन्होंने मद्रास में न्यू इंडिया नामक दैनिक पत्र 14 जुलाई 1915 से निकाला। इस पत्र में उन्होंने 25 सितंबर को होम रूल लीग की स्थापना के इरादे की घोषणा की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू आदि प्रमुख नेता उनकी होम रूल लीग में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग में सम्मिलित थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने इसमें से किसी की स्थापना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। इसकी स्थापना मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने मिलकर किया था। न्यायाधीशों का कार्य है। साथियों, न्यायाधीशों का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो साथियों, भारतीय संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निम्न के द्वारा जोड़े गए। तो साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए हैं। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया? साथियों, भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध कहाँ से लिए गए? साथियों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक उपबंध लिए गए हैं। निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? साथियों, याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान ने संघवादी व्यवस्था निम्न संविधान से ली। तो साथियों, भारत में जो संघवाद व्यवस्था अपनाई गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है, यह बिल्कुल सही है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को
अर्धसंघी कहा। तो साथियों भारतीय संविधान को अर्धसंघी केशिफियर ने कहा है, जबकि मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी का संघ और आइवर जेनिंग्स ने इसे सहयोगी संघ कहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। तो साथियों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार केवल संसद को है। संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी संविधान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया? साथियों सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? तो साथियों ये संसद जो है परिवर्तित कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 33 में प्रावधान किया गया कि संसद सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? साथियों अनुच्छेद 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य, तो साथियों डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मंत्रिपरिषद की रचना जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? तो साथियों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की रचना जीवन और मृत्यु में केंद्रीय स्थान रखता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? साथियों मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेषतः निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 75(3) के तहत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों भारत में लोकसभा के विघटन का अधिकार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 83(2) के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। भारत में व्यवस्थापिका किस देश की पद्धति पर आधारित है? साथियों ब्रिटेन की व्यवस्थापिका के आधार पर ही भारत में व्यवस्थापिका का प्रारूप अपनाया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों पर विचार और उनका निपटारा कौन करता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करता है, और इसका प्रावधान कहा गया है आर्टिकल नंबर 71(1) के तहत। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति रहा? तो साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करके नियुक्त किए जाते हैं, और इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 के 2 में किया गया है। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो साथियों ये आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आपके आते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार से संबंधित अधिकार आते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में कमी की गई? साथी 42वें संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में कमी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द कहाँ से लिया गया? तो साथियों विधि के सम्मुख समानता का शब्द जो है ब्रिटेन से लिया गया था, और विधियों के समान संरक्षण का शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। और साथियों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, विगत वर्षों में राज्यों ने प्रधानतः किस कारण से अधिक स्वायत्तता की मांग की? तो साथियों वित्त के संबंध में, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता के संबंध में जो है राज्य द्वारा जो है स्वायत्तता की मांग की गई है। साथियों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और इस वीडियो में हमने कुल 100 प्रश्न हल किए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारी आगामी प्रवक्ता GIC परीक्षा, UGC नेट परीक्षा, TGT PGT परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए। साथियों इसके साथ ही उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र मैंने हल करा दिए हैं, और मध्य प्रदेश के लगातार करा रही हूँ, राजस्थान का भी मैंने करा दिया है,
झारखंड का भी प्रश्न पत्र हल करा दिया है। इसके अतिरिक्त टीजीटी के प्रश्न पत्र मैंने नागरिक शास्त्र के हल करा दिए हैं और यूजीसी नेट के भी पेपर हल करा दिए। साथियों, ये सभी प्रश्न पत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कर लीजिए और जिससे आप किसी भी परीक्षा में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।